Hello dear students, today's we are welcome to our channel. Today's we are going to discuss about our next part of blood transfusion. Let's start the class. कंटेंट ऑफ प्रीवियस क्लास, अब तक की जो भी 5 क्लासें हुई हैं अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक के ऊपर, उन क्लास में हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया है उनको एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशंस देखी। नेक्स्ट हमने देखा टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड कंपोनेंट्स के टाइप में PRBC, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, FFP, ग्रेन्युलोसाइट्स, ये सारे हमने देखे। नेक्स्ट देखा हमने टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन कौन कौन से टाइप्स का होता है, तो उसमें देखा अपने ऑटोलॉगस डोनेशन है, ब्लड साल्वेज है, डेजिग्नेटेड डोनर है। नेक्स्ट हमने देखा कॉम्पेटेबिलिटी, कैसे कॉम्पेटेबिलिटी को चेक किया जाता है, कैसे एक कौन सा ब्लड कौन से पर्सन ब्लड ग्रुप के कौन से पर्सन के ब्लड ग्रुप के साथ कौन से पर्सन का ब्लड ग्रुप है वो कॉम्पेटेबल होता है। RH ABO कॉम्पेटिबिलिटी और RH कॉम्पेटिबिलिटी दोनों हमने देख ली है। नेक्स्ट हमने देखा ब्लड डोनर और रिसिपिएंट, ब्लड डोनर क्या होते हैं, ब्लड रिसिपिएंट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इन्फ्यूजन पम्प। इन्फ्यूजन पम्प्स का मोस्टली यूज़ किया जाता है, कोई भी ब्लड है उसको एक अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर एक डेफिनेटिव रेट के साथ इन्फ्यूज़ करने के लिए, ट्रांसफ्यूज करने के लिए इन्फ्यूजन पम्प्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है ब्लड वार्मर्स, ब्लड को वार्म करने के लिए, क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर किया जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर हमारी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, उनके बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हमने स्टडी किया ब्लड बैंक प्रिकॉशन, जब भी हम ब्लड रिलीज हो रहा है ब्लड बैंक से तो उस टाइम पे एक ब्लड बैंक को क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है। नेक्स्ट वन है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन एंड कॉम्पेक्टेबिलिटी चेक। क्लाइंट जब हम जब एक नर्सिंग ऑफिसर या फिर जब एक नर्सिंग ऑफिसर एक डॉक्टर के साथ मिलकर के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे एज ए नर्स हमें क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें ब्लड बैंक को चेक करके हमें ब्लड बैंक को चेक करके हमें ब्लड के बारे में, पेशेंट के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि हाँ जिस पेशेंट का जो ब्लड है ये उसी पेशेंट को लगना चाहिए। उसके बारे में हमने देखा कॉम्पेटेबिलिटी कैसे देखनी है, ठीक है, ब्लड के रिक्वेजिशन फॉर्म पे देखना है, साथ के साथ ब्लड बैंक के ऊपर जो लेवल होता है उसके ऊपर हमें देखना है। नेक्स्ट वन है पेशेंट असेसमेंट, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पेशेंट का असेसमेंट करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले पेशेंट के वाइटल साइन वगैरह चेक करने हैं, ठीक है, जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी है, लेबोरेटरी वैल्यूज है, सारा कुछ हमें चेक करके उसके बाद हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने देखा कि किस तरीके से एक नर्स ब्लड ट्रांसफ्यूज में मदद कर सकती है, कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्या किन किन चीज़ों को किन किन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में हम देख रहे थे हीमोलाइटिक रिएक्शन देख लिया, एलर्जिक रिएक्शन देख लिया, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज ये हमने देख लिया, और हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कि ये कौन कौन सी रिएक्शन है जो डिलेड होती हैं। डिलेड वाली 4 वीक से लेके 4 दिन के डे टू ईयर्स के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट वन है कंटेंट ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम क्या क्या स्टडी करेंगे देखिएगा। फर्स्ट वन सर्कुलेटरी ओवरलोड, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट है, उसी के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होते हैं, तो उन्हीं के अंदर हम देख रहे हैं कि सर्कुलेटरी ओवरलोड है फर्स्ट वन टॉपिक। नेक्स्ट वन है सेप्टिसीमिया, उसके बाद हम देखेंगे आयरन ओवरलोड की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू पेशेंट के अंदर आयरन ओवरलोड कैसे हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कैसे डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो सकता है, कहाँ एरर होगा कि डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया कैसे हो रहा है, हाइपरकैलेमिया कैसे हो रहा है, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे सिट्रेट टॉक्सिसिटी। ये सारे टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी क्लासों के अंदर जो भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनके अंदर आपको स्टडी करते टाइम अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं उसको डेफिनेटली उसको रिप्लाई करके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सर्कुलेटरी ओवरलोड, देखिए सर्कुलेटरी ओवरलोड क्या होता है। सर्कुलेटरी ओवरलोड इज एन systemic complication caused by too rapid and excessive infusion of fluid or blood and blood products. It can result in pulmonary edema और electrolyte imbalance। देखिएगा कि सर्कुलेटरी ओवरलोड क्या है, एक सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है, ये मल्टी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करके एक सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है। किसका कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। क्या होता है
कि क्यों हुआ सर्कुलेटरी ओवरलोड, क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि हमने एक तो टू रैपिड, बहुत ही जल्दी से स्पीडली रैपिडली हमने ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया, साथ के साथ हमने क्या किया, एक्सेसिव इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड। हो सकता है कि हमने जो ब्लड दिया वो बहुत ज़्यादा ब्लड, कम समय में बहुत ज़्यादा ब्लड दे दिया हो, या फिर हमने कोई और फ्लूइड दिया था और उस फ्लूइड की वजह से भी सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। बट हमारा यहाँ पे मेनली हम फोकस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। अगर किसी पेशेंट को टू रैपिडली, बहुत ज़्यादा रैपिड रेट से और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और सर्कुलेटरी ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के साथ साथ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका भी अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। हो सकता है कि हमें पल्मोनरी ऑडिमा देखने के लिए मिले और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पल्मोनरी ऑडिमा होगा तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होंगी। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से कौन कौन से सिस्टम्स इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लीवर भी हो रहा है, हार्ट भी हो रहा है, लंग्स भी हो रहा है, CNS भी हो रहा है, तो ये सारी सर्कुलेटरी सिस्टम भी इम्पेयर्ड हो रहा है, किडनी भी इम्पेयर्ड हो रही है, तो ये सारे सिस्टम्स के ऊपर सर्कुलेटरी ओवरलोड का इम्पैक्ट होता है। साथ के साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऐसे होगा कि टू रैपिड, अगर बहुत ही रैपिडली हम किसी फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा, और हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ है, तो उस समय एज ए नर्स हमें क्या क्या असेसमेंट करने। फर्स्ट वन है, जैसे ही पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स अराइज होंगे। फर्स्ट वन देखिएगा, कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन, विजिंग ऑन अस्कल्टेशन ऑन द लंग्स। विजिंग का मतलब होगा विजिंग साउंड आएंगे लंग्स के अंदर, विजिंग साउंड आएंगे जब हम लंग्स को अस्कल्टेट करेंगे। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, विजिंग साउंड आएगी। विजिंग साउंड का मतलब होता है वो आती है तब, कब आती है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो, जब एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें विजिंग साउंड देखने को हमें मिलते हैं। कफ है, डिस्निया, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से लंग्स के अंदर एडिमा हो गया, लंग्स के अंदर एडिमा होने की वजह से क्या होगा, उनका जो प्रॉपर एक्सपेंशन ऑन रिकॉइल है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उस वजह से क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, डिफिकल्टीज होगी। नेक्स्ट वन देखेंगे, हेडेक, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया एंड बाउंडिंग पल्स। हेडेक देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। बाउंडिंग पल्स का मतलब होगा एक स्ट्रॉन्ग थ्रॉम्बिंग पल्स। जैसे ही हम पल्स को फील करेंगे, देखिए इस इमेज के अंदर जैसे ही पल्स को फील किया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा तेज और बहुत ही रैपिड पल्स रहेगी। साथ के साथ में क्या रहेगा, बहुत ही ऐसा लगेगा कि पूरा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ पल्स होगा, वॉल्यूम आएगा वो बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंडेड नेक वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स होता है जब भी पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है। जरूरी नहीं है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ही हो, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो और साथ के साथ हो सकता है किसी फ्लूइड की वजह से हो। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो नेक वेन्स हैं, ठीक है, जो नेक के जो वेन्स है वो काफ़ी डिस्टेंडेड देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा भी गर्दन को एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमें देखने के लिए वो मिल जाती है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इंटरवेंशन। मान लीजिए किसी पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो चुका है, उसका असेसमेंट किया, हमने जो साइन एंड सिम्टम्स स्टडी किए वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब एज ए नर्स हमारा क्या रोल है, एज ए नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर मान लीजिए हमने साइन एंड सिम्टम देख के हमें पता लगा लिया, हमें फाइंड आउट कर लिया कि पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड है, अब हमें एज ए नर्स क्या करना है। देखिए फर्स्ट वन है स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। मान लीजिए आपको पता लग गया कि पेशेंट के अंदर जो ब्लड कंपोनेंट्स है, उन जो भी ब्लड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है। अब सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्लो द रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो भी इन्फ्यूजन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसकी रेट है वो क्या कर देनी है, हमें स्लो कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्लेस द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन विद द फिट इंडिपेंडेंट पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी पेशेंट के अंदर आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को क्या करना है, अपराइट पोजीशन दे देनी है। अपराइट पोजीशन का मतलब है पेशेंट के हेड एंड को एलिवेट कर देना है और लेग से उनको थोड़ा सा डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर रखना है, ताकि जो लंग्स है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर, एक्सेसिव फ्लो ऑफ फ्लूइड हो रहा है ब्लड के साथ साथ, वो थोड़ा डिपेंडेंट ऑर्गन्स के अंदर डिपेंडेंट ग्रेविटी के साथ थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, और पेशेंट के लंग्स का है, नेक वेन डिस्टेंडेड है, जो भी कार्डियक सिस्टम के अंदर जो सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो थोड़ा हमें रिलीव हो सके, पेशेंट को थोड़ा आराम मिल सके। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये सारे काम करने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट जो कंसर्न डॉक्टर है, जो भी कंसर्न डॉक्टर है, कंसर्न हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसको हमें क्या करना है, इन्फॉर्म कर देना है कि सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों एडमिनिस्टर करनी है, क्योंकि पेशेंट को डिस्नी है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे ताकि पेशेंट को सपोर्ट मिल सके। डायूरेटिक्स क्यों करेंगे, डायूरेटिक्स इसलिए करेंगे ताकि किडनी की जो फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR रेट है, उसको बढ़ा सके और एक्सेसिव और वाटर और सोडियम के रिटेंशन को हम क्या कर सके, कम करेंगे। वाटर और सोडियम के रिटेंशन को कम करेंगे तो क्या होगा, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट है, डायूरेटिक्स क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट वन हम करेंगे मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करेंगे एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। अब यहाँ पे मॉर्फिन सल्फेट का एडमिनिस्टर करने का मेन पर्पज़ क्या है, यहाँ पर मॉर्फिन सल्फेट के एडमिनिस्टर करने का मेन पर्पज़ है बॉडी के जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं या बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, क्योंकि लंग्स है वो प्रॉपरली एक्सपेंशन रिकॉइल नहीं हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट को लेबेरियस ब्रीथिंग करनी पड़ रही है, साथ ही साथ पेशेंट काफ़ी डिफिकल्टी फील कर रहा है। अब उस डिफिकल्ट पेशेंट जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस को मॉर्फिन की वजह, मॉर्फिन से क्या करेंगे, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर क्या ऑक्सीजन की डिमांड है, और उस मेटाबॉलिज्म के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो भी हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ है, ठीक है, उन टिश्यूज़ के द्वारा जो उनकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको कम करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट को हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा रिलैक्स मिल सके। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द पेशेंट फॉर डिसरेथमिया। अगर जब भी पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड के साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, उस समय हमें क्या करना है, पेशेंट को ECG कनेक्ट कर देंगे, पेशेंट की चेस्ट वॉल पे ECG कनेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ हमें ECG में मॉनिटर करना है कि पेशेंट के अंदर कोई डिसरेथमिया तो नहीं हो रहा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टेकिकार्डिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, मॉनिटर करके रखनी है। नेक्स्ट है फ्लेबोटोमी ऑल्सो मे बी ए मेथड इन ए क्रिटिकल केस। ठीक है, फ्लेबोटोमी में क्या होता है, देखिएगा फ्लेबोटोमी के अंदर क्या होता है, फ्लेबोटोमी में क्या होता है, एक वेन, कोई भी जो भी सुपरफिशियल वेन्स है बॉडी की, उन वेन में किसी में कट लगा करके, ठीक है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वहाँ पर फ्लूइड नहीं आएगा, सीधी सी बात है, वहाँ से ब्लड निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड है वहाँ से उसको निकाल लेंगे एक अप्रोप्रिएट, ताकि बॉडी को रिलैक्स मिल सके। ठीक है, फ्लेबोटोमी एक क्रिटिकल केस के अंदर ही करनी है, रूटीन प्रोसीजर के अंदर हमें कभी भी फ्लेबोटोमी का यूज़ नहीं करना। और ये फ्लेबोटोमी करने के लिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसफ्यूजनल मेडिसिन के अंदर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं वही इसको करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सेकंड वन है हमारा सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है, देखिए सेप्टिसीमिया इज अकर विद द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट दैट आर कंटामिनेटेड विथ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ऐसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाना जो ब्लड कंटामिनेटेड है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, कंटामिनेटेड है विथ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस ब्लड को अगर हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर सेप्टिसीमिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड बैंक से रिलीज होने के 20 to 30 मिनट बाद हमें ब्लड को 20 to 30 मिनट के अंदर हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना जरूरी होता है। नहीं होगा तो क्या होगा, रखे उसके अंदर क्या हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्लड है वो सेप्टिसीमिया कोज करता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड एक गुड मीडियम होता है, ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं असेसमेंट। मान लीजिए सेप्टिसीमिया पेशेंट के अंदर अराइज हो चुका है, अपीयर हुआ है, तो पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, तो देखिए रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल हो सकता है कि पेशेंट को कपकपी हो, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, हाइपरपायरेक्सिया हाइपोथर्मिया हो सकता है। नेक्स्ट वन है वॉमिटिंग, नेक्स्ट है डायरिया, नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। ये सारे सिम्टम्स हमें कब देखने को मिल सकते हैं, किसमें, सेप्टिसीमिया के अंदर। नेक्स्ट है, हो सकता है अगर इसको प्रॉपर टाइम के अंदर मैनेज ना किया जाए तो पेशेंट है वो शॉक में भी जा सकता है, सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी बन रहे हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट का टाइमली एक्सक्रिएट नहीं हो पाना, ठीक है, उसे बोलते हैं शॉक। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। मान लीजिए पेशेंट के अंदर सेप्टिसीमिया हो चुका है, अब एज ए नर्स हमें क्या क्या करना है, देखिए इमीडिएटली नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सेप्टिसीमिया हो गया तो हमें इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी कंसर्न डॉक्टर है उसको हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है ऑब्टेन द ब्लड फॉर कल्चर
एंड कल्चर ऑफ द ब्लड बैग। ठीक है, ऐसी कंडीशन होते ही हमें क्या करना है, पेशेंट का जो ब्लड है ब्लड सैंपल लेना है, साथ ही ब्लड सैंपल लेना है ताकि हम उसका कल्चर भेज सके, कल्चर करवा सके और देख सके कि उसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्ट हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम है कल्चर ऑफ द ब्लड बैग। ब्लड बैग का भी कल्चर करेंगे कि क्या ब्लड बैग के अंदर पहले से ही था या फिर किसी और रीजन की वजह से ये डेवलप हुआ है सेप्टिसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, उसको सांस लेने में कोई तकलीफ है, दिक्कत है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है। स्टार्ट द आईवी फ्लूइड्स। हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, शॉक को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने हैं ताकि पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड भी पूरी हो सके, साथ के साथ पेशेंट की जो मेटाबॉलिज्म की जो नीड्स हैं वो भी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, जो भी प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है डॉक्टर के द्वारा, कंसर्न डॉक्टर के द्वारा, वो सारी एंटीबायोटिक्स हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। साथ के साथ हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर करते हैं। मेनली यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मेन फंक्शन क्या होगा, इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर करने का, पेशेंट की जो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है उसको थोड़ा कम करना ताकि उसके सिम्टम्स में उसको क्या मिल सके, रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट क्या करना है, एडमिनिस्टर द वेसोप्रेसर्स। वेसोप्रेसर्स एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। वेसोप्रेसर्स, ये वेसोप्रेसर्स है हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए वेसोप्रेसर क्या करते हैं, हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। वेसोप्रेसर्स का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को, जो भी मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं उनके डायमीटर को कम करते हैं, मतलब वेसो कंस्ट्रिक्शंस कोज करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट है आयरन ओवरलोड। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें नेक्स्ट है अपना आयरन ओवरलोड। ये मोस्ट कॉमनली हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ हमें देखने को मिलता है, तो आइए देखते हैं हम इसको। आयरन ओवरलोड क्या है, आयरन ओवरलोड इज एन डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन। ये एक डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन है। डिलेड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ऐसा नहीं कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उसी टाइम पे आपको आयरन ओवरलोड देखने के लिए मिल जाए, ये डिलेड है, हो सकता है 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इन पेशेंट को रिसीव मल्टीपल यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये किस आयरन ओवरलोड किस पेशेंट में होगा, पहला तो ये बताया कि डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन है, साथ के साथ आयरन ओवरलोड है वो किस में होगा, उस पेशेंट में होगा जिसको 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल यूनिट्स है, वो ब्लड के जो मल्टीपल यूनिट जिसको ट्रांसफ्यूज किए गए हैं, उस पेशेंट के अंदर आपको आयरन ओवरलोड देखने को मिल सकता है। पेशेंट विथ, ठीक है, सच एज, कौन से पेशेंट में हो सकता है, एनीमिया, क्योंकि एनीमिया को ट्रीट करने के लिए मान लीजिए किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन है वो 8 mg/dl है। ठीक है, 8 mg/dl को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू WHO 11 mg/dl से नीचे आते ही हम उसको एनीमिया में कंसिडर करना शुरू करते हैं, तो हमें क्या होगा, पेशेंट को हमें 3 या उससे ज़्यादा यूनिट लगानी पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर पेशेंट को अंदर हो सकता है कि आयरन ओवरलोड है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं इस वजह से। और एक होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम है उस कंडीशन के अंदर भी हम लगाते हैं, या पेनसाइटोपिनिया के अंदर भी हम लगा सकते हैं। पेनसाइटोपिनिया का मतलब होता है ब्लड की जो 3 सेल्स होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट, इन तीनों का काउंट है वो लो होना, इनकी जो नॉर्मल रेंज है उससे लो काउंट होगा तो उसमें उसको बोलता है पेनसाइटोपिनिया। नेक्स्ट वन है विथ ईच यूनिट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विथ ईच यूनिट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट रिसीव मोर आयरन एज RBC ब्रेकडाउन। जैसे जैसे मान लीजिए मल्टीपल यूनिट्स हमने बता दिया, तो मल्टीपल यूनिट्स में क्या हो रहा है कि पेशेंट जब मल्टीपल यूनिट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेगा तो जितनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की यूनिट्स या जितने यूनिट्स वो ब्लड बैग के जितने यूनिट ऑफ ब्लड है वो एडमिनिस्टर करेंगे, उसके अंदर ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए RBC का लाइफ स्पान होता है 120 डेज का होता है। जैसे ही RBC पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज होगी, हो सकता है कि जो आपने मल्टीपल यूनिट्स दिए उनके अंदर RBC का लाइफ स्पान है वो कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, RBC का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हुआ, हीम और ग्लोबुलिन बनी, ग्लोबुलिन तो प्रोटीन थी, काम आ गई, हीम बना, अब उसको क्या होगा, हीम बना तो वो क्या होगा, आयरन एक्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो RBC की जो सेल्स थी वो टूटने की वजह से जो आयरन था, हीमोग्लोबिन था, वो बाहर आया। हीमोग्लोबिन बाहर आने की वजह से क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या हुआ, वो 2 टुकड़ों में टूटा, पहला हीम और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो क्या हुआ, और दूसरी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आ गई, साथ के साथ हीम का डाइजेशन करने के लिए क्या हुआ, बिलिरुबिन वगैरह बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आयरन का लेवल है वो बढ़ जाता है क्योंकि RBC का ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, इस वजह से हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या हो रहा है, आयरन है वो बढ़ जाता है। देखिएगा यहाँ पे RBC के ब्रेकडाउन की वजह से जो आयरन है उसका लेवल बढ़ गया। द आयरन इन द हीमोग्लोबिन इज रिलीज, सो एक्स्ट्रा आयरन इज स्टोर इन
बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ उसकी वजह से आयरन का जो लेवल था बॉडी के अंदर या सीरम के अंदर वो बढ़ गया। अब जो एक्स्ट्रा आयरन हुआ आरबीसी के टूटने की वजह से, उससे क्या हुआ, जो भी वो आयरन था वो बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो गया और आयरन है वो ओवरलोड हो गया। नेक्स्ट वन है दैट्स वाई द पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल यूनिट्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर एट रिस्क ऑफ आयरन ओवरलोड। ये हमने बता दिया है कि जिस पेशेंट के अंदर 2 या 2 से अधिक यूनिट्स ट्रांसफ्यूज कर दी जाती हैं या रिक्वायर्ड होती हैं, की जाती हैं, तो उस पेशेंट के अंदर मेजर चांसेस होते हैं कि उसके अंदर क्या हो, आयरन ओवरलोड के चांसेस होते हैं, तो हमें उनको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफिरोक्सामाइन इंजेक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द एक्सिस आयरन फ्रॉम द बॉडी। जैसा कि मैंने इसको एक स्पेशल कलर के अंदर लिखा है, तो ये एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखिएगा आप कि डिफिरोक्सामाइन इंजेक्शन इज यूज्ड टू रिमूव एक्सिस आयरन फ्रॉम द बॉडी। ये देखिएगा, ये समझिएगा, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है, ऐसे भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आयरन ओवरलोड या फिर एक्सिस आयरन कौन सी मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है बॉडी से एक्सिस आयरन को रिमूव करने के लिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिफिरोक्सामाइन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब आयरन ओवरलोड के क्या मैनिफेस्टेशन होंगे, देखिएगा, वॉमिटिंग हो सकती है क्योंकि जॉइंटिक्स है, बिलिरुबिन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरिया, जीआई के सिम्टम्स आ रहे हैं, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, अल्टर्ड हीमेटोलॉजिकल वैल्यूज, डेफिनेटली हीमेटोलॉजिकल वैल्यूज अल्टर्ड होगी, क्यों, क्योंकि आरबीसी का क्या हो गया, वहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, तो आरबीसी का जो काउंट है वो हो सकता है लो मिलेगा। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इनके आधार पे अब नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन सी करनी है जिसके थ्रू हम आयरन ओवरलोड को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। तो फर्स्ट वन नर्सिंग इंटरवेंशन इज डिफिरोक्सामाइन एडमिनिस्टर्ड इंट्राविनसली और सबक्यूटेनियसली टू रिमूव अक्यूमुलेटेड आयरन वाया द किडनी। जो डिफिरोक्सामाइन है, पहले भी हमने इंपॉर्टेंट नोट में भी देख लिया, नोट लगा कर ये देख लिया, साथ के साथ हम इंटरवेंशन में देख रहे हैं कि डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग या डॉक्टर के एडवाइस होने के बाद, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर डिफिरोक्सामाइन है उसको एडमिनिस्टर करना है, वो चाहे हम वाया इंट्रावीनस रूट के थ्रू कर सकते हैं, साथ के साथ हम हो सकता है कि उसको हम क्या करें, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू भी हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब डिफिरोक्सामाइन क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाने के बाद डिफिरोक्सामाइन क्या करेगा, हो सकता है कि डिफिरोक्सामाइन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, जो बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव आयरन एक्यूमुलेटेड है, उस आयरन को क्या है, किडनी के थ्रू उसको बाहर निकालना, आयरन को फिल्ट्रेशन बढ़ा देगा और किडनी के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, अब डिफिरोक्सामाइन दे दिया, आयरन है वो किडनी के थ्रू निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिन टर्न इनटू रेड इन कलर एज आयरन इज एक्सक्रिएटेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफिरोक्सामाइन। अब यहाँ पे एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पेशेंट को हमें बताना है कि हमने आपको ये मेडिसिन दी है, हो सकता है इसकी वजह से आपके जो यूरिन है उसका कलर है वो रेड में टर्न हो जाए, रेड में आपके यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, तो हमें पेशेंट को बता देना है। और हमें भी ये ध्यान रखना है कि डिफिरोक्सामाइन एडमिनिस्टर करने के बाद यूरिन का जो कलर है वो रेड हो जाता है। मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगा, एंटी ट्यूबरकुलर ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको एडमिनिस्टर करने के बाद यूरिन का जो कलर है वो रेड हो जाता है? प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने अभी आपसे पूछा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और नहीं आता तो भी मुझे बताइए ताकि मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। और साथ ही साथ हमारी जो क्लास है इससे आपको जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, आपकी तैयारी में फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके लिए वो तैयार कर सकूँ, वो लेकर के आ सकूँ, ताकि आपकी तैयारी में बेनिफिट्स हो सके, मैं थोड़ा साथ दे सकूँ आपकी तैयारी में। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यूरिन टर्न इनटू रेड इन कलर एज आयरन इज एक्सक्रिएटेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफिरोक्सामाइन। डिफिरोक्सामाइन एडमिनिस्टर करने के बाद क्या होगा, जो आयरन एक्सक्रिएटेड होगा, किडनी के थ्रू आयरन एक्सक्रिएटेड होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यूरिन उसका कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड इन कलर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यू व्हेन द आयरन लेवल इज रिटर्न टू द नॉर्मल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप डिफिरोक्सामाइन एडमिनिस्टर कर रहे हो तो पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट का हमें आयरन लेवल है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। आयरन के जो ब्लड के सैंपल्स हैं उनके अंदर आयरन का जो भी लेवल है, आयरन लेवल चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो मैं बताता हूँ, सीरम आयरन को चेक करने के लिए, सीरम आयरन का लेवल चेक करने के सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे हम बॉडी के अंदर जो भी हमारी जो सीरम के अंदर जो भी आयरन का लेवल है उसको हम चेक कर सकते हैं, वो हमें आयरन का जो लेवल है उसके बारे में हमें बताता है। तो हमें क्या करना है,
सीरम फेरेटिन लेवल है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। साथ के साथ ये देखना है कि डिफिरोक्सामाइन है उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, उसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है। साथ के साथ हमें ये भी मॉनिटर करना है, ये हमें ध्यान रखना है कि जब पेशेंट का सीरम फेरेटिन लेवल है वो नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाता है, सीरम आयरन लेवल है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, तो हमें डिफिरोक्सामाइन को क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है। अगर हम डिफिरोक्सामाइन कंटिन्यू करेंगे तो डिफिरोक्सामाइन अपना काम करेगी और वो बॉडी से जितना भी आयरन है वो उसको क्या कर देगी, किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट करवा देगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हमारी आज की क्लास इतना ही। आगे इसी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा जो भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर, ये सारे कंटेंट अगर आपको आपकी तैयारी में हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और इन कंटेंट्स को आगे से आगे स्प्रेड कीजिए ताकि जो नीटफुल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये आप पास कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।